बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं जहरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अपने अपने घरों में सेफ़ हैं, क्योंकि बारिशों का सिलसिला जारी है और अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम भी शो। मौसम की सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तो कराची की सूरत हाल कुछ इस तरह से है। रात से हमने देखा वक्फे वक्फे से बारिश का जो सिलसिला था वो जारी था, तूफ़ानी हवाएं चल रही थी और जो भी कहा जा रहा था कि जो समंदरी तूफ़ान शाहीन है उसका खदशा मंडला रहा था, लेकिन अभी की अपडेट्स के मुताबिक वो ख़तरा टल गया है। लेकिन तेज़ हवाओं के पेश नज़र हमने देखा कि कल कराची के कई इलाकों के जो बिजली के पोल्स थे, बिलबोर्ड्स और दरख्त गिर गए, उखड़ गए। इसी हवाले से जो महकमा मौसमियात है उन्होंने हाई अलर्ट जारी किया है और अभी भी माहीगीरों को समंदर में जाने की इजाज़त नहीं है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी रिपोर्टर रबिया खान, उनसे अपडेट लेते हैं मौसम की। जी रबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रबिया, पहले गुलाब और अब समंदरी तूफ़ान शाहीन का ख़तरा कल तक तो मंडला रहा था। आप बताइए कि ये ख़तरा टल गया है कराची वालों के लिए या अभी भी है? आज बिल्कुल कराची वाले जो खासे परेशान थे कि समुद्री तूफ़ान आने वाला है और शदीद बारिशें होंगी और कराची को खासा नुकसान होगा, अर्बन फ्लडिंग का भी ख़तरा था। तो जो लोगों ने दुआएं की, शायद वो दुआएं कबूल हो गई हैं कि ख़तरा जो है वो टल गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो समुद्री तूफ़ान, जो हवा का कम दबाव था, वो शुमाल मशरिक़ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था, यानी कराची की तरफ आ रहा था। उसका रुख तब्दील होकर शुमाल मगरिब की तरफ होना शुरू हो गया है। समुद्री तूफ़ान जो है वो अभी बनना बताए जा रहे हैं कि तकरीबन आइंदा आने वाले 3 घंटों में जो हवा का कम दबाव है वो साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, यानी समुद्री तूफ़ान शाहीन में तब्दील हो जाएगा। और महकमा मौसमियात का कहना है कि वो बलूचिस्तान की साहिली पट्टी से टकराने के इम्कानात अब उसके जो है वो लग रहे हैं। कराची से टकराने के इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं और साथ साथ महकमा मौसमियात ने यह भी बता दिया है कि कराची में जो तूफ़ानी बारिशों का इम्कान था वो भी अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन सुबह से जो है वो शहर का मौसम खासा खुशगवार है, हल्की हल्की बूंदें जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी हैं, गहरे बादल छाए हुए, ठंडी ठंडी तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी है। तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो मौसम इसी तरीके से खुशगवार रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है, तेज बारिशें। अच्छा रबिया, हमें ये भी बताइए कि शहरी जो है वो भरपूर तरीके से मौसम एंजॉय करें। ठीक है रबिया, हमें ये भी बताइए कि महकमा सिंध की जानिब से क्योंकि प्रेडिक्शन थी तेज़ बारिशों की, तो आज सिंध भर के तमाम तालीमी इदारे और सरकारी दफातर को बंद रखने का जो है फैसला किया गया है। आज बिल्कुल, आज जो है वो आम तातील का ऐलान किया गया है। कमिश्नर कराची की जानिब से आम तातील है, तमाम जो है वो दफातर बंद है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। तो लोग जो है वो घरों में मौजूद हैं और ख़तरा था क्योंकि खासा कि तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। और कल भी हमने देखा कि तेज़ हवाओं के बायस जो है वो गुलिस्तान जौहर, इसके अलावा फेरियर हॉल में जो बिजली के पोल गिरे उनसे जो है वो रक्षा और गाड़ी को नुकसान पहुँचा, जिसके बाद जो है वो तेज़ हवाओं का सिलसिला अब भी जारी है। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तो महकमा मौसमियात का कहना है कि हवाओं की शिद्दत और रफ्तार जो है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगी। तो अभी भी खतरा तो है, लेकिन बारिशों का खतरा नहीं, अर्बन फ्लडिंग का खतरा नहीं, लेकिन तेज हवाओं के बायस जो है वो बिलबोर्ड्स गिरने, दरख्त उखड़ने, इसके अलावा जो है वो बिजली के पोल गिरने से नुकसान हो सकते हैं। तो शहरी अभी भी एहतियात करें और अपने घरों में रहकर मौसम को एंजॉय करें, चूँकि आज छुट्टी का दिन है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रबिया खान, आपका हमें अपडेट कर रही थी मौसम की सूरत हाल के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में इसी हवाले से के लिए मौजूद हैं वाजिद इस्फहानी साहब, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। सर अल्हम्दुलिल्लाह के तूफ़ानी बारिशों का जो एक ख़तरा था वो टल गया है। कल हमने देखा कि हल्की हल्की बारिशों का सिलसिला जारी था, लेकिन उसके बाद हवाएं बड़ी तूफ़ानी थी, जिसके बायस कई पोल बिजली के जो हैं वो गिर गए और उसके अलावा दरख्त गिर गए, बिलबोर्ड्स गिर गए। तो अभी अगर DMCs की बात की जाए, जितनी भी मुतल्लिका इदारे हैं, चाहे वो KMC हो, वाटर बोर्ड हो या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उनकी तैयारी पूरी है। खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल होती है, अर्बन फ्लडिंग, अगर बारिश तेज़ होती है
देखिए, जब तूफ़ान आता है तो अपने साथ जी। बहुत सारी आफ़तें साथ लेकर आता हाँ। है। और हमेशा समुद्री तूफ़ान में देखा गया है, जब उसके असरात करीब आ रहे होते हैं शहरी इलाकों में, तो साइन बोर्ड्स वगैरह गिरना, दरख्त गिरना, पोल गिरना, ये एक आम सी बात है। और उसमें बहुत सारी एहतियाती तदाबीर आप जितनी भी कर दें, जी। लेकिन कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, कुछ पोल ऐसे होते हैं जो अपनी फ़िटनेस खो चुके होते हैं, तो वो फिर गिर जाते हैं। इसी तरह आपने जैसे बताया कि हुकूमत सिंध या कराची की इंतज़ामिया ने क्या इंतज़ामात किए। अपने तौर पर तो इंतज़ामिया पूरे ही काम कर रही होती है, और कल रात भी हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और कमिश्नर कराची काफ़ी जी। चौबंद रहे, और शहर भर के उन्होंने इलाकों का दौरा किया और हंगामी दौरे किए। कश्तियाँ तक उन्होंने नागन चौरंगी वगैरह पर पहुँचा दी, ताकि अगर खुदा न खास्ता अर्बन फ्लडिंग होती है तो उसकी बचाव के लिए, आवाम की सहूलत के लिए एहतियाती तदाबीर उन्होंने कल पूरी की थी। अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि जो तूफ़ान बहुत शिद्दत से आ रहा था, वो बहुत पाक परवरदिगार का बहुत करम हुआ कि अब उसमें शिद्दत में कमी आ गई है। अब सिर्फ बारिश होगी, और बारिश तो हम काफ़ी अरसे से सही रहे। उसूलन तो बारिश जब होती है तो उसको एंजॉय किया जाता है, कराची वाले हमेशा जहमत में आ जाते हैं, लेकिन अब इसके भी आदी हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, अभी मैं आ रही थी रास्ते में, बारिश इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि सड़कें हमारी टूटी फूटियाँ, उसमें जब पानी आ जाता है तो नज़र नहीं आता कोई गड्ढा, तो काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस हुआ। 2-3 दफ़ा रोड्स हमारे ऐसे ख़राब हैं, तो थोड़ी सी बारिश भी जो है वो कराची वालों के लिए, आपने सही कहा, ज़हमत बन जाती है। अच्छा सर, मुर्तज़ा वहाब साहब की बात की जाए तो वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और कल भी उन्होंने जितने भी मुताल्लिका इदारे हैं उनसे मीटिंग की, और उनको बाकायदा हिदायत की कि वो प्रोएक्टिव तरीके से काम करें, जितने भी अफसरान हैं, जितने अहलकार हैं। जी, मुर्तज़ा वहाब जब से आए हैं जी। बहुत एक्टिव रहे हैं। उन पे प्रेशर बहुत था, क्योंकि कराची से उनका ताल्लुक़ है। अमूमन देखा ये गया है कि जो कराची का चीफ़ होता है, जो सरबराह बनाया जाता है, उसका ताल्लुक़ अंदरूनी सिंध से होता है। लेकिन ये पीपल्स पार्टी का एक जुर्रतमंदाना फ़ैसला था, और जिस पे पूरा अमल करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने अब तक की अपनी कारकर्दगी से मुतमईन किया है अवाम को। कराची के मसाइल इतने हैं 30 सालों में, 40 सालों में, वो एक आध महीने में आके पूरा नहीं कर सकते। अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुर्तज़ा वहाब जाके पानी सड़कों से नहीं निकालेंगे, वो ऑर्डर करेंगे, अपने अंडर जितने महकमे आते हैं उनको सख्त हिदायत के ज़रिए काम करेंगे। लेकिन अगर कहीं कोई कोताही हो रही है तो मुर्तज़ा वहाब उसके जवाबदेही भी वही देंगे। लेकिन अपने तौर पर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आफतें जब आती हैं, आपने देखा होगा दुबई भी डूब जाता है, न्यूयॉर्क भी डूब जाता है, तो कराची तो वैसे ही बहुत बुरा हाल है उसका। उसमें सिंध हुकूमत की भी कुछ कोताहियाँ हैं, वफाकी हुकूमत की भी कोताहियाँ हैं, कराची इंतज़ामिया की भी माजी में कोताहियाँ रही हैं, लेकिन अपने तौर पर वो काम फ़िलहाल बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अब जब वक्त आ जाता है तो उस वक्त तो काम करते हैं, लेकिन अगर पहले से तैयारी की बात की जाए तो उस हवाले से देखिए, पहले से प्रिपरेशन नहीं की जाती, क्योंकि नालों की सफाई की भी बड़े दावे किए गए थे। अभी हमने नाज़माबाद वो जो चौरंगी है, कौन सी, बिल्कुल बिल्कुल। वो कितना उसका बुरा हाल देखिए, था। पहले से सारे काम उन जगह होते हैं जहाँ आइडियल हुकूमतें होती हैं। जी। पाकिस्तान में तो कोई आइडियल हुकूमत नहीं आई। हम आइडियल बातें तो कर लेते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाते। तो मुर्तज़ा वहाब ये सिंध हुकूमत भी वही काम कर रही है जो पंजाब में हो रहा है या KPK में हो रहा है। पीपल्स पार्टी पे इसलिए ज़्यादा ब्लेम दिया जाता है कि गुज़िश्ता 12-18 साल से उनकी ही हुकूमत है सिंध में, तो उन पे ज़्यादा उंगलियां उठती हैं। उनकी नाअहलियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 13-14 साल से एक बिल्कुल है, मैं कह रहा हूँ सूबे में हुकूमत कर रही है, उसके बावजूद हमें एक हाल ठीक नहीं मिलता, तो फिर और वो भी उस शहर का जो सबसे ज़्यादा आपको पैसा कमा के देता है, 70% रेवेन्यू वहाँ देता है, ये कोताही है। लेकिन अब सर, तो कभी ऐसा आएगा वाजिद साहब के कराची में बारिश होगी और हम उसको एंजॉय कर रहे होंगे, परेशानी बचपन में तो हमने किया था, जब बारिश होती थी तो कश्ती बना के पानी में हम डाला करते थे, और उस वक्त ऐसी अमवात भी नहीं हुआ करती थी, ना सड़कें ऐसी हुआ करती थी, रोड भी उस वक्त कम हुआ करती थी। लेकिन उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं, वफाक को भी उनका साथ देना पड़ेगा। जो शहर की दीगर सियासी जमातें हैं उनको आगे बढ़कर साथ देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सब एक दूसरे की टांगें खींचने में जब लगे रहेंगे तो फिर काम नहीं होगा। हाँ, मेरे ख्याल है हम लोग इल्ज़ाम तराशियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं, और चाहे वो हुकूमत की बात की जाए, चाहे वो सेनेट में देख लें, असम्बलीज़ में, हम लोग सिर्फ यही कर रहे होते हैं। और अगर सब मिलकर काम करें, चाहे वो ज़िले हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत, शहरी जिसको हुकूमत कहते हैं, तो काम बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा सर, इसके अलावा जो बारिश के सीज़न में, मानसून में एक हादसात का
हादसात देखने में आते हैं बिजली के पोल के हवाले से, जो कि इलेक्ट्रिक के वायर्स इस तरह से पड़े होते हैं। कई हमने पिछले साल भी देखा ख़याबान शहबाज पे किस तरह से करंट लगने से 3 लड़के जो है उनकी मौत वाक़ई हो गई। तो अभी भी हम देखते हैं जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, जो काम जिनका ऐसा है वो घर में नहीं बैठ सकते। वैसे तो चाहिए कि जब बारिश का मौसम है तो हम लोग भी उनका ख्याल करें, और इस तरह की जो हम चीज़ें ऑर्डर्स करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो कि काम कर रहे हैं और फिर बिजली के पोल्स की इलेक्ट्रिक का क्या जिम्मेदारी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, गुज़िश्ता 3-4 साल में जब से ये अर्बन फ्लडिंग खासकर लास्ट ईयर आपने बहुत देखा कि कराची बारिशों में डूब गया था। उसकी वजह है कि जो हमारी सड़कें हैं, जो हमारे रोड्स हैं, जो हमारी जितने भी प्रोजेक्ट हैं शहरी इंतजामिया के, सिंध हुकूमत के, वो इस तरीके से बनाए गए हैं जिसमें पानी की निकासी का इंतजाम नहीं रखा गया। ग्रीन लाइन इसका सबसे बड़ा सबूत है, ग्रीन लाइन। इसके अलावा जो कच्ची आबादियों में जो रहायशगाहें बनाई गई हैं, पक्के मकानात बनाए गए हैं, उसकी वजह से जो नाले बंद हुए हैं तो शहरों में पानी आना शुरू हो गया है। ये पानी तो सड़क पे जमा हो गया, लेकिन जब तार आपके टूट के गिरते हैं पानी में तो उसमें करंट पैदा हो जाता है। के इलेक्ट्रिक की ये नाअहली रही है कि गुज़िश्ता चंद सालों में उसने जितने भी तार थे शहर में वो तार चेंज किए हैं और बहुत हल्की किस्म के तार लगाए हैं, जिनकी जो बारिश से जो हल्के से झटके से टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, जिससे पानी में करंट पैदा हो जाता है, जिससे अमवातें बढ़ जाती हैं। और ये भी गुज़िश्ता 2-3 साल में ज़्यादा हुआ है। इसके जवाब में के इलेक्ट्रिक चूँकि एक बहुत पावरफुल इदारा है और उसके पास एक तरह से कहना चाहिए कि इन माफियाज में शामिल होता है के इलेक्ट्रिक। तो ये अपने जो वकील हायर करते हैं उनको भी भारी कीमतें होती हैं इनकी, और हर जगह इनके लोग बैठे हुए हैं। तो इन माफिया से हम कैसे छुटकारा हासिल करें? माफिया से कि अगर बिजली की बात हो तो बिजली माफिया, पानी हमें मिलता नहीं, टैंकर माफिया इतना पैसों पे हमें जो है वो पानी देता है, उसके बाद अलावा पेट्रोल माफिया, फिर चीनी माफिया, फिर आटा माफिया, ये इनसे निजात कैसे मिलेगी? देखिए, पाकिस्तान में निजात जब मिलेगी जब आवाम सड़कों पर खुद उठ के आगे आएंगे। हर इदारे में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो किसी को आगे आने देते। यहाँ पे पैसे खाने का काम, चोरी का काम हर इदारे में तकरीबन, सवाए एक आध इदारे के जो मुल्की सिक्योरिटी का पाबंद है, उसके हर इदारे में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लूट मार में लगे हुए हैं और लूटों फूटों वाली कहानी चल रही है। लेकिन जब कोई आदमी आगे से आवाज़ उठाता है, अभी देखें एक हीरोइन स्मगलिंग का शायद कोई वाक़या था या इस तरह का कोई, मुझे याद, छालिया शायद किसी की पकड़वाई थी। तो एक जिस शख्स ने पकड़वाई थी उसको एक पुलिस इंस्पेक्टर ने अगवा किया, माफिया से मिलकर उसको कत्ल करके लाश उसकी पोर्ट कासिम में फेंक दी गई। तो जब इस पावरफुल तरीके से लोग माफियाज, छोटे छोटे माफियाज, ट्रांसपोर्ट माफियाज हो गए, वाटर टैंकर माफिया हो गए, बिल्डर्स माफिया कितनी बड़ी है जिसकी वजह से पूरा शहर आपका जंगल बन चुका है और अपार्टमेंट का ढेर लग चुका है यहाँ पे। तो इनसे लड़ाई के लिए जब तक आवाम, देखिए इनके, अब जैसे मैं बिल्डर्स की मिसाल दूँ, बिल्डर्स के हर सियासी पार्टी में लोग हैं, चाहे वो MKM हो, चाहे वो PSP हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, तो वो अपना हुकूमत से काम निकलवाना चाहते हैं। अगर कोई MKM के इलाके में जहाँ उनकी पावर है, अक्सरियत है, वहाँ वो काम करवाना चाहते हैं तो वो आराम से करा लेते हैं क्योंकि उनके लोग। अच्छा वाजिद साहब, आपने बोला कि आवाम को चाहिए कि वो भी प्रोटेस्ट करे। जैसे हम बारिश की बात करें, पिछले साल जिस तरह से अर्बन फ्लडिंग हमने देखी पूरे कराची में, ख़ासतौर पे डिफेंस और क्लिफ्टन की बात की जाए तो लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ, बेसमेंट सारे ख़राब हो गए, दुकानें ख़राब हो गई। तो काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद वो कई दिन जो है बोर्ड्स लेकर खड़े रहे। और मेरी ये एग्जांपल है कि जो मेरे घर के बाहर पानी था, गाड़ी भी नहीं जा सकती थी। तो पूरा 1 मंथ लग गया उसके रोड का सफाई करने में और बड़ी परेशानी हुई। तो प्रोटेस्ट तो आवाम करती है, और किस तरह प्रोटेस्ट करे? देखिए, प्रोटेस्ट तो करती है, ठीक है, ये प्रोटेस्ट ही था जो पानी आपका 1 महीने में निकल गया। अगर प्रोटेस्ट नहीं करते तो ये 2 से 3 महीने भी हो जाता था। ये प्रोटेस्ट की ही ताकत थी। जब तक आप अपना एहतजाज नहीं रिकॉर्ड कराएंगे, हुकूमत के सर पे जो नहीं रखेंगी। कहते हैं कि बच्चा भी जब रोता है तो माँ उसको दूध देती है, वरना उसे नहीं पता होता कि बच्चा भूखा है। अच्छा, अब आवाम तो इस सूरत में कर ही रही है, लेकिन जब तक कोई एक प्रॉपर तरीके से, कोई एक इज्तिमाई तरीके से, कोई एक ऐसी तंजीम या कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या कुछ ऐसे हलके जो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो सर जोड़ कर नहीं बैठेंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इसी तरह माफियाज काम करते रहेंगी, आवाम इसी तरह सड़कों पर उलटी रहेगी।
बिल्कुल आपने सही कहा। और अब आपको बताते चलें कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कराची में समुद्री तूफ़ान शाहीन का था वो तो टल गया है, लेकिन आप लोग ज़रूर एहतियात करें और बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। और आज इसी वजह से जो है स्कूल्स और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। चलते हैं अपनी अगली ख़बर की जानिब। महकमा दाखिला सिंध की तरफ से कोरोना SOPs के हवाले से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब इंडोर डाइनिंग की जो तकरीबात हैं उसमें 200 अफराद को इजाज़त होगी और आउटडोर डाइनिंग जो है उसमें 400 अफराद को इजाज़त होगी। इसके अलावा 12 बजे तक जो है इंडोर डाइनिंग और आउटडोर डाइनिंग जो है वो खुली रहेगी। और होटल मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन कार्ड जो हैं वो लाजमी करार दिए हैं। इसके अलावा वो जैसे हम कस्टमर्स हैं वो अगर रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं, किसी होटल जा रहे हैं, तो हम लोगों को भी वैक्सीनेशन कार्ड शो करना लाजमी है। ये हुक्मनामा यकुम यानी आज से 15 दिन तक जो है 15 दिन तक के लिए जारी किया गया है। इस हवाले से बात करते हैं। कोरोना SOPs कोरोना नो डाउट कोरोना के जो केसेस हैं उसमें कमी आ रही है, इसीलिए अब जो SOPs हैं जो लॉकडाउन था उसको ईज़ किया जा रहा है। किस तरह देखते हैं आप इसको? अच्छी बात है। कराची में जो इसकी मुस्बत शरह है वो 4 पॉइंट कुछ रह गई है, 4.2 के करीब रह गई है। एक ज़माने में 20+ था, 20+ था तो खौफ था, लोग मर रहे थे और SOPs पे पाबंदी बहुत सख्त हो रही थी। अभी भी SOPs पे पाबंदी उतनी ही होनी चाहिए जितनी माजी में रही हैं। ये अच्छी बात है कि लोगों ने वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पे करा लिया, लेकिन फिर भी बाज़ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा जाती है। जैसे आपने बताया कि रेस्टोरेंट में मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अब ये एक रेस्टोरेंट का ये फ़र्ज़ है कि उसके पास अगर कस्टमर आ रहा है और वो वैक्सीन हुआ है, अगर उसके मुलाजमीन नहीं हुए तो फिर भी उन्हें कोई ना कोई इफेक्ट हो सकता है। जब वो इतने पैसे कमा रहे हैं और हाल में उन पर बहुत बुरा असर भी पड़ा है, बहुत नुकसान भी रहे हैं, तो उनको तो पहले एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ बैंक्स ने कुछ गार्ड्स को भी सूरत में अपने ऑफिस से निकाला था, उनकी सैलरीज रोकी थी क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। क्योंकि बैंक भी ऐसी पब्लिक प्लेस है जहाँ पे आवाम बड़ी तादाद में आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है और इस पर अमल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो शादी हॉल में परमिशन मिली है 200 लोगों के लिए, तो ये एक अच्छा, क्योंकि रेस्टोरेंट मालकान और जो शादी हॉल के मालकान थे वो बड़े परेशान थे गुज़िश्ता 1.5-2 साल से। सबसे बड़ी बात इसमें जो है सिनेमा अभी तक बेचारे वो का बताया गया कि वो अभी तक नहीं खुलेंगे। हाँ। इसकी क्या वजह है? जब सारी चीज़ें खोल दी तो आप एक सीट के गैप के साथ खोल सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। देखिए बात यह है कि जहाँ आप कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट में जो जा रहा है वो वैक्सीन का कार्ड लेके आएगा, तो आप ये कह देंगे टिकट उसी को लाओगा जिसके पास वैक्सीन का कार्ड होगा, तो एटलीस्ट उनकी कुछ आमदनी तो होगी। क्योंकि सिनेमा मालकान का बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान में। वैसे ही आपको पता है 80s के बाद सिनेमा की बहुत बुरी हाल थी, लोग पाकिस्तानी मूवीज़ नहीं देखते थे, चलती नहीं थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि पड़ोसी मुल्कों की फिल्में जब पाकिस्तान में लगने लगी, उसके बाद फिर पाकिस्तानी सिनेमा की रौनक लौट आई। लेकिन अब चूँकि पड़ोसी मुल्क की फ़िल्मों की पाबंदी लग चुकी है, हमारी फिल्में बहुत अच्छी बनने लगी हैं, लेकिन उसके बाद भी सिनेमास को नहीं खोला गया। ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। अच्छा सर, स्कूल्स का भी ये कहा गया है कि जो तमाम अमला है, स्कूल का जो स्टाफ है, उसको भी वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी दिखाना होगा। इसके अलावा जो बच्चे हैं 12 साल से ज़्यादा, 12 साल या 12 साल से ज़्यादा, उनको भी अब वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। देखिए स्कूल के मुलाजमीन और पेरेंट्स की बात तक तो ठीक थे, लेकिन पेरेंट्स इस बात पे राज़ी नहीं है कि वो अपने 12 साल के बच्चे को वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि 18 साल तक तो लग रही थी, वो समझ में आ रहा था। इसमें थोड़ी सी हुकूमत को मुश्किलात का सामना होगा, स्कूल मालिकान को मुश्किलात का सामना होगा। और ये मैं समझता हूँ ये वाला मरहला जो 12 साल की वैक्सीनेशन वाला मामला है, ये थोड़ा तूल खींचेगा, इसमें टाइम लगेगा। पेरेंट्स राज़ी नहीं होंगे अपने बच्चों को 12 साल की। मेरा खुद बेटा माशाल्लाह 11.5 साल का है, जब वो 12 साल का होगा मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा उसकी। से तो क्या वजह है? क्योंकि बाहर हम देखें तो बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है, तो यहाँ पेरेंट्स क्यों रिलक्टेंट हैं? कोई डाउट है उनको या परेशान हैं? बाहर के मामला जी बाहर के मामलात में और हमारे मामलात में अभी थोड़ा फ़र्क यूँ है कि क़ुव्वत मुदाफ़अत हमारी बहुत अच्छी है। आप देखें पाकिस्तान और भारत दोनों बराबर हैं। इंडिया में कोरोना ने, कोविड ने तबाही मचा दी, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी उसमें हमारे यहाँ जो SOPs थी, मैं नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ जब आप बाहर मार्केट में जाएँ तो लोग मास्क नहीं पहन रहे होते, या किसी जुलूस में जाएँ या किसी मजहबी तकरीबात में मसाजिद वगैरह में नहीं पहन रहे थे, लेकिन फिर भी जो हमने लॉकडाउन किया, जो जिस तरह से हमने पाबंदियाँ लगाई, लोगों को थोड़ा प्रेशराइज़ किया, उस पर भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने में आया। और जो एकदम से रेशो
बढ़ गया था। खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि इंडिया के बाद पाकिस्तान में भी एक वेव ऐसी आएगी जिसमें लोग खुदा न खास्ता बहुत सारी अमवात जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये गुड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। और अब रेशो इंतहाई कम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह कहा जा रहा था उस तरह नहीं हुआ। और हमारे जो अगर इंटरनेशनल सतह पर देखें तो हमारे जो मुल्क की पॉलिसीज़ थी उसको सराहाया भी गया इमरान खान साहब को। जी हाँ, बिल गेट्स का एक इंटरव्यू भी था जो उन्होंने एक BBC के एंकर को दिया था, फ्री ज़िक्रिया को। उसमें उन्होंने कहा था, जिस पे सोशल मीडिया पे बड़ा तूफ़ान उठा था। लेकिन उनका भी ये कहना था बिल गेट्स का कि पाकिस्तान ने ठीक है मुस्बत तरीके से काम किया और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तानियों में क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत ज़्यादा है और इसका उन्होंने काफ़ी डट कर मुकाबला किया। उस ज़माने में जब इनका इंटरव्यू प्रिंट हुआ था तो कराची में इशू आया था। उन्होंने कहा कराची में सख्ती की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद फिर कराची की आवाम ने खुद अपने तौर पर फैसला किया और काफ़ी हद तक इस पर काबू पा लिया गया। अच्छा, सिंध हुकूमत की बात की जाए तो कोरोना SOPs के हवाले से वो हमेशा स्ट्रिक्ट रही है, जो कि एक अच्छी बात थी, क्योंकि बहुत सारे लोग उस वक्त एतराज़ कर रहे थे। वफाकी हुकूमत का भी कहना था कि इस तरह कारोबार बंद कर देना, तो उनका जो एक टाइमिंग्स थे वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी जो कि हम कोरोना से बच सके। बिल्कुल 100% दुरुस्ती सिंध हुकूमत की। उसकी वजह से कह रहा हूँ कि जो सिंध हुकूमत ने फैसला किया, सिंध हुकूमत कोविड इश्यूज़ में ट्रेंड सेटर बन गई। वही पाकिस्तानी हुकूमत ने, वफाक ने, पंजाब ने, KPK ने उसको फॉलो किया और सिंध हुकूमत के इस इक़दाम की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। क्योंकि देखिए हम सिंध में रहते हैं, कराची में रहते हैं। हमारे यहाँ कराची में बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे थे जो कोरोना ला रहे थे, चाहे वो मुल्क से बाहर हों, चाहे वो पंजाब से हों, KPK से हों। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे फैसले किए, सख्त पाबंदी की, सख्त लॉकडाउन लगाया। देखें ताजिर जो है ये भी एक शायद नाराज़ होंगे, एक माफिया है हमारे यहाँ। इतना अंधाधुंध वो कमाते हैं पैसों में, और चाहे वो रमज़ान हो, जिस तरह से उनको सिंध हुकूमत ने हैंडल किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया और इस सख्तियों ही की वजह से हम अपना रेशो कोविड का कम करने में कामयाब रहे। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब चूँकि जो कोरोना SOPs के हवाले से जो पाबंदियां हैं वो नरम कर दी गई हैं, तो आवाम का एक रवैया है, जब भी पाबंदियां कम की जाती हैं तो आवाम बिल्कुल सोचती नहीं, समझती है कोरोना गायब हो गया, और वो फिर एक रश की सूरत हाल इख्तियार हो जाती है मार्केट्स में या तफरीही मकामात, चाहे CV हों, चाहे पार्क्स हों। तो आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अब 2 साल हो गए, मेरे ख्याल है अब उनको आदी हो जाना चाहिए। देखिए आवाम हमारी, चाहे वो सड़कों पे हो, चाहे वो ख़ास लोग हुकूमत में हो, हमारे यहाँ एक देखें रेलवे फाटक है, मैं आपको मिसाल दूँ, उनकी कीमत नहीं होती कोई ज़्यादा, 50-25 हज़ार रुपये एक फाटक लगा देगा कि जो रॉड किस्म की होती है ताकि गाड़ी वहाँ पे ना आए। तो वो नहीं लगाते इस सूरत में कि लोगों का रास्ता रुकें। लेकिन अगर कोई गाड़ी उसमें आ जाए और ट्रेन का हादसा हो जाए तो हर मरने वाले को 5-5 लाख रुपये दे के 75 लाख, 2 करोड़, 8 करोड़, 20 करोड़ दे देंगे, लेकिन वो एक 25-30 हज़ार का फाटक नहीं लगाएंगे, वो गेट नहीं लगाएंगे। तो हमारे यहाँ पैसा दे देंगे लेकिन जान की परवाह नहीं करेंगे। तो ये हमारी दस्तूर है, तो वो ऊपर से नीचे तक यही चला रहा है। आवाम को समझाना बेकार है, कोई मैसेज कोई उनके लिए हो जाए तो फिर क्या बात है। सिस्टम चेंज करने के लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, जो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल लोअर लेवल से हर लेवल पे मेरे चलना पड़ेगा। अपनी अगली खबर की तरफ चलेंगे। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है, लेकिन बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद अस्फहानी साहब, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। और अब चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर जो है वो इजाफा कर दिया है, और जो नई पेट्रोल की कीमत है वो 127 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। जबकि हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 2 रुपये का इजाफा किया गया है। मट्टी का तेल 7 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया है। लाइट डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये 82 पैसे का इजाफा किया गया है। और वजारत ख़जाना की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका इतलाक़ आज यानी 1 अक्टूबर से हो चुका है। इस हवाले से बात करेंगे। जी वाजिद साहब, एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दी गया। तजवीज़ 5 रुपये की दी थी, 1 रुपये का रहम आ गया इमरान खान साहब को, उन्होंने 4 रुपये महंगा किया। देखिए जब PTI की हुकूमत आई थी, उन्होंने दावा किया था कि वो समंदर से तेल निकालेंगे, लेकिन यहाँ तो उन्होंने आवाम का तेल निकाल दिया है। और आपने बताया कि 5 रुपये का उन्होंने बात की थी और 1 रुपये उन्होंने कम कर दिए। तो माजी में किसी ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा से कहा कि जी आप दुनिया भर आप पे
शोर कर रही होती है, उंगलियां उठा रही होती हैं, फिर भी फ़लस्तीन पे कब्ज़े किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जब हमें कोई इक़दाम करना होता है तो हम फ़लस्तीन पर 10 कदम आगे बढ़ते हैं, दुनिया शोर बचाती है तो हम 3 कदम पीछे हट जाते हैं, तो हम फिर भी 7 कदम आगे ही रहते हैं। इसी तरह पहले एक बयान आता है कि जी तजवीज़ भेजी हुकूमत ने, उगरा ने हुकूमत को जी 8 रुपये बढ़ा दी जाए। उसके बाद आता है जी हुकूमत ने बड़ा काम किया जी 8 के बजाय 4 रुपये बढ़ा दिए, तो 4 रुपये तो फिर भी बढ़ाए उसने, तो आवाम को तो फिर भी नुकसान ही हुआ इसमें। अभी भी ऐसे हुआ कि 5 रुपये की बात की थी, 4 रुपये बढ़ा दिए। अब देखें गुज़िश्ता 3 सालों में जब से ये वफाकी हुकूमत आई है 30 रुपये तकरीबन बढ़ चुके हैं पेट्रोल कीमत में। और इस साल की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल 5वीं 6ठी बार है जो हाँ देखिए पहले तो महीने इसका हिसाब हुआ करता था, अब हर 15 दिन बाद होता है, तो बहुत तेज़ी से पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। अगर इसकी वाजिद साहब अगर इसकी वजह जानना चाहें कि क्यों पेट्रोल की प्राइसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो क्या वजह आप देखिए पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की एक तो बेसिक वजह ये कि आलमी मंडी में इसकी तेल की कीमत में इजाफा हो रहा है। फिर दूसरी बात पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, समझ में आती है, लेकिन हमारे यहाँ जो नुकसानात इसके होते हैं, जो टैक्सेस की मदद में इतना जाते हैं, सेल्स टैक्स, अगर हम अपना सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लीवी टैक्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के कमीशन और पेट्रोल पम्प मालिकान की कमीशन, इस सब चीज़ों में अगर हम कमी करें तो फिर भी जो ये 127 रुपये बढ़ गया है, तो इसमें 15-20 रुपये में कमी आ सकती है। आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ी है, ये उसमें तो आप बढ़ाएंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको आवाम को रिलीफ देने के लिए इन टैक्सेस में, इन कमीशन में कमी करनी पड़ेगी। अब 14% अगर सेल्स टैक्स में चला जाता है तो आवाम पे तो बोझ पड़ेगा। ठीक है, जैसे जब भी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है तो ज़ाहिर है जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं, अशियाई ज़रूरिया जिनको हम कहते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, आपके किराए जो आप सफ़र करते हैं लोग, उनको परेशानी का सामना होता है। लेकिन ये कौन डिसाइड करता है, जैसे ऑयल पे या पेट्रोल पे 4 रुपये बढ़े तो किस हिसाब से कमोडिटी प्राइसेस जो है इंक्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से मुनाफाखोरी कर रहा है, कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। एक जुमला मैं बोलता हूँ कि कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ। अपनी मर्ज़ी से जब पेट्रोल प्राइस बढ़ती थी तो उस वक्त कराची में जो ट्रांसपोर्ट माफिया थी वो जो बसों की हैं, मिनी बसों की रेट एकदम बढ़ा दिया करते थे। और जब सीएनजी पे, हालांकि वो सारी जो बसें थी वो सीएनजी में कन्वर्ट थी, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने के बाद वो उनकी कीमत बढ़ा दी। एक वक्त ऐसा आया कि जब उन्होंने सीएनजी की कीमत बढ़ाई तो उन्होंने फिर भी अपने किरायों के रेट बढ़ा दिए। तो फिर उनसे हुकूमत को पूछना चाहिए था कि जब आपकी बसें सीएनजी में कन्वर्ट है और जब पेट्रोल प्राइस बढ़ता है, हाँ, आप अपने किराए बढ़ा देते हैं, तो सीएनजी के बाद फिर क्यों करते हैं? लेकिन कोई नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आता है, अभी इतलाक भी नहीं होता, उसका फौरन प्राइसेस बढ़ बिल्कुल। अगर 4 रुपये बढ़ते हैं तो वो किराए में 1 रुपये 2 रुपये इजाफा कर देते हैं, अगर कोचेस हों या मिनी बस हों, जबकि वो चंद पैसे होने चाहिए, क्योंकि 1 रुपये एक टिकट पे बढ़ाने का मकसद वो लाखों करोड़ों रुपए में इजाफा हो रहा है इनकी आमदनी में। अच्छा वाजिद साहब, जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जब कम होती हैं, हमने कभी चीज़ों की प्राइसेस कम होते हुए नहीं देखा, कभी हुआ है ऐसा? नहीं, कभी। देखिए वही वाली बात, ये माफियाज ही के अंडर कंट्रोल है और वो कभी भी आवाम का इसमें कोई सहूलत, कोई फ़ायदा नहीं देखेंगे, कभी भी कम नहीं करेंगे कोई कीमत। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम होते नहीं देखा। मैंने आज तक कोई प्राइस, अब जैसे अगर एक पैकेट का तेल जो है वो 300 रुपये से ऊपर चला गया 1 किलो में, कोई कंपनी 320 दे रही है, कोई 320 दे रही है, कोई 280 दे रही है, लेकिन ये तेल की कीमत कभी भी कम नहीं होगी। अब एक ज़माने में 100 रुपये, 50 रुपये, 120 रुपये किलो आया करता था, अब डबल ट्रिपल पे चला गया है। तो ये अगर खाने का तेल हर कोई इस्तेमाल करता है जी, तो खाने के तेल से लेके दालों से लेके सब्जियों से लेके एक एक चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी और बहाना बनाते हैं कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो हमारे ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ा है, हालांकि उनकी तमाम ट्रांसपोर्ट की बसें सीएनजी पे चल रही होती हैं। अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत की आपने बात की कि वो आलमी मंडी में बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में उसके रेट्स बढ़ रहे हैं, और बात सही भी है। हमने बरतानिया का हाल देखा कि किस तरह से वहाँ लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, पेट्रोल अपनी बुलंद तरीन सतह पर है और शॉर्टेज भी है पेट्रोल की, लोग बॉटल्स में भर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो ये हर मुल्क में यही होता है या सिर्फ पाकिस्तान में सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है? देखिए बरतानिया में तो ऐसी सूरत हाल हो गई है कि लोग बोतलों में अब पेट्रोल भर रहे हैं, जैसे कराची में भरा करते थे। बरतानिया में एक इशू, वहाँ पे ट्रक्स ड्राइवर्स की हड़ताल भी है। अच्छा। जिसकी वजह से जो उनके पेट्रोल पंप्स हैं, हाइडेंट हैं, वहाँ पे पेट्रोल नहीं पहुँच पा रहा, जिसकी वजह से लाइनों में इजाफा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी वजह पेट्रोल की कीमत बढ़ने की आलमी मंडी में तेल की कीमत में इजाफा है और हुकूमत को दुबारा चाहिए होता है और उसने कीमत बढ़ा दी इसकी। जैसे आप क्या समझते हैं वाजिद साहब कि अब एक आम इंसान जो कि एक मज़दूर है, एक
एक गरीब इंसान अब वो अपना गुजारा कैसे करेगा और उसकी ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? वो सिर्फ अपना पेट काटेगा और उसके बाद ही गुजारा करेगा, क्योंकि आमदनी तो आपको पता है बढ़ी नहीं है और महंगाई बढ़ती चली गई है। 100-200 गुना महंगाई बढ़ चुकी है गुज़िश्ता 3 साल में। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया है। लोगों ने अपने बाज़ औक़ात किराए के मकान में अगर बड़े रह रहे थे तो छोटे मकान में आ गए हैं और लोगों ने अपनी गाड़ियाँ बेच दी हैं। बहुत बुरा हाल हो चुका है पब्लिक का। मिडिल क्लास तबका ख़त्म हो गया है। अब मिडिल क्लास तबका ख़त्म होकर लोअर क्लास में आ गया है। अब 2 तबके रहेंगे, लोअर क्लास और अपर क्लास। मिडिल क्लास तबका अब नहीं नज़र आता। बिल्कुल आपने सही कहा। एक वक्त था कि मिडिल क्लास तबका था वो इतना था कि आराम से अपने घर का गुजारा का, अब वो भी निचली सतह पर पहुंच गया है, जो कि एक बहुत ही तशवीशनाक बात है और हुकूमत को सोचना चाहिए इसको ऑन अ सीरियस नोट। मज़ीद बात करेंगे लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और चलेंगे अपनी अगली ख़बर की जानिब। डॉलर की अगर बात की जाए तो डॉलर इस वक्त पाकिस्तान की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है और रुपए की कदर में इस्तेकाम नहीं आ रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में मुसलसल गिर रही है और अब डॉलर की जो प्राइस है वो 170 रुपये 66 पैसे हो गई है। डॉलर महंगा होने से महंगाई का तूफ़ान आएगा और आवाम पहले ही महंगाई से बहुत परेशान है। पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं और किस तरह उसका गुजारा होगा आवाम का, किस तरह से वो अपने घर का चूल्हा जलाएगी, किस तरह वो अपने बच्चों के जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त करेगी। बच्चों की तालीम के अखराजात, बच्चों के सेहत के अखराजात, फिर घर का किराया, फिर खाना, ये सारी चीज़ें बहुत ही एक तशवीशनाक बात है, सूरत हाल है। बात करेंगे जी वाजिद साहब, डॉलर पेट्रोल है तो वो महंगा, डॉलर क्यों मुसलसल बढ़ रहा है, आखिर रुपए की कदर क्यों गिर रही है? अगर इसकी वजूहात पर जाएं तो क्या वजूहात हैं? देखिए गुज़िश्ता 3 साल में 30 रुपये ये भी तकरीबन इसकी कीमत बढ़ चुकी है और डॉलर्स के इजाफे ये होता है कि आपकी जब दरामदाद में इजाफा होता है तो ज़ाहिर डॉलर्स की कीमत खुद ब खुद बढ़ती रहती है। फिर अभी गुज़िश्ता 1-1.5 साल में पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन की ख़रीदारी में बहुत डॉलर्स का ज़ाहिर इसमें इस्तेमाल हुआ। फिर चूँकि अभी आपके पड़ोस में अफ़गानिस्तान में थोड़ी सूरत हाल बड़ी अदम इस्तेहकाम हुआ है तो पाकिस्तान में सरमायाकारी भी कम हो रही है तो डॉलर्स की कीमत बढ़ गई है। फिर एक ज़रा ये भी बताते हैं कि चूँकि अमरीकी हुकूमत ने तालिबान के फ़ंड्स मुंजमद कर दिए गए हैं तो बहुत सारे डॉलर्स पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। चमन के रास्ते कहते हैं, कोयटा के रास्ते कहते हैं, पेशावर से जाते हैं। तो जब डॉलर्स की कमी होगी और बरामदात में आपके इजाफा होगा तो फिर डॉलर्स की कीमत में भी इजाफा होगा। सही। अच्छा सर, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ी, हमने देखा पिछले अगर 12 महीनों की बात की जाए तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी। फिर 2 महीने में अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक्सपोर्ट्स हमारी इतनी गिरने लगी, इंपोर्ट्स बढ़ने लगी, फॉरेन रिज़र्व्स हमारे जो है वो भी कम हुए हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए इस पे हालात पे डिपेंड करता है। आप सबसे बड़ी बात कि आपके इस खित्ते में जो अफ़गानिस्तान से जब अमेरिका यहाँ से निकला और जो आलमी ताकतें निकली हैं तो एक अदम इस्तेहकाम की, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जैसे पाकिस्तान में सरमाया आ रहा था लेकिन अगस्त के बाद से 14-15 अगस्त को जब अफ़गानिस्तान आया, बल्कि उससे पहले से ये ख़बरें आ रही थी कि जी अब तालिबान जो हैं वो अफ़गानिस्तान पे, काबुल पे कब्ज़ा कर लेंगे और अपनी हुकूमत बना लेंगे। उसके बाद से थोड़ा सा ये अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल काफ़ी बढ़ी है जिसकी वजह से सरमायाकारी रुकी, आपके यहाँ बहुत सारा पैसा आ रहा था वो रुक गया, आपकी दरामदाद का तो ऑलरेडी इजाफा हो चुका था तो इस वजह से भी पाकिस्तान में डॉलर्स की कीमत बढ़ गई। अब कह रहे हैं कि 180 तक ये जाएगा और सर खदशा है कि और बढ़ेगा, हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो मनफी हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। सर एक और बात कि जब भी हम अपना रुपए को मतलब मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं। हमने जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो माहिर माशियात तो कहते हैं वो गलत है कि हम अपने रिज़र्व ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से हमने नहीं अपना ट्रेड जो सरप्लस करंट अकाउंट सरप्लस जो हमने हासिल किया। तो ये बात सही है? नहीं, कुछ सही कही जा सकती है लेकिन अपने तौर पर तो हम एक्सपोर्ट बढ़ा ही रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो गुज़िश्ता कुछ अरसे में जो सूरत हाल बिगड़ी है उससे मज़ीद 5-6 रुपये जो कीमत बढ़ी है उसमें ये इजाफा हुआ है। हो सकता है कि डॉलर्स में कीमत में कमी आ जाए, अगर ये इस्तेहकाम आ जाए इस खत्ते में और हुकूमत इसको ज़रा सीरियस ले तो हो सकता है कि डॉलर की कीमत में कुछ कमी आ जाएगी। सही
बिल्कुल आपने सही कहा। और कल हमने देखा इमरान खान साहब ने भी यही कहा कि कोरोना के बायस जो है वो कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, क्योंकि मार्केट में जो अशिया ज़रूरिया है उनकी कीमतें महंगी हुई और इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आया। और ऑयल प्राइसेस जैसा कि आप जानते ही हैं कि बढ़ रही हैं, वो भी उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा है कि ये आर्जी है और इसमें जो है महंगाई में कुछ अरसे में कमी आएगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई जो उन्होंने कहा है वो सही हो। बहुत शुक्रिया वाजिद इस्फानी साहब, आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में और बहुत ही इंफॉर्मेटिव हमने जो पॉइंट्स हैं वो आज डिस्कस किए, हाईलाइट किए। मज़ीद बात करेंगे, कुछ और मौज़ूआत शामिल करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ जहरा रज़ा। वैसे सुबह के आगाज़ में अगर गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल जाए तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाती है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि कॉफ़ी लवर्स हैं। तो आज मैं वैसे कॉफ़ी और मुस्कुराहट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज कॉफ़ी और मुस्कुराहट का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो वो लोग जो कि जिनकी सुबह कॉफ़ी के बगैर नहीं होती, उनकी आँख नहीं खुलती, जिनमें से मैं भी एक हूँ, तो वो गर्मा गर्म कॉफ़ी को एंजॉय करें और अपने चेहरे पर स्माइल रखें, मुस्कुराते रहें। क्या पता आपकी ये मुस्कुराहट जो है वो किसी और के चेहरे पर खुशी और स्माइल बिखेर दे। चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ और बात करेंगे उन लोगों की जो कि नई जॉब की तलाश में है। और जब हम जॉब की बात करते हैं, न्यू सबसे इम्पॉर्टेंट जो मरहला होता है वो होता है इंटरव्यू का। और हमारे यहाँ लोगों को इल्म ही नहीं है कि उनकी ज़रा सी मिस्टेक, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी वे ऑफ टॉकिंग या उनकी वोकेबलरी, वर्ड्स की सिलेक्शन कभी कभार जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो उसका गलत परसेप्शन जो है क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आज हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि वो कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हों। हमें ज्वाइन किया है तानिया जहांगीर ने, जो कि कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम तानिया, कैसी हैं आप? सलाम जाएगा, आई एम फाइन, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तानिया, एक बहुत ही अहम मरहला होता है जो कि यूजुअली लोगों को इतना नहीं पता होता कि जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? वेल ज़हरा, इसमें दो एरियाज़ हैं। वन इज़ इफ़ यू आर स्विचिंग योर जॉब, एक तो ये कैटेगरी है कि आप सेम जॉब से अदर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें, और एक यू आर अनएम्प्लॉयड एंड यू आर अप्लाइंग फॉर सम जॉब। अभी हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि न्यू जॉब के लिए जा रहे हैं, जिन्होंने मतलब स्विच नहीं कर रहे, जिन्होंने कभी कोई जॉब नहीं किया है। तो उन लोगों की क्या छोटी छोटी ऐसी बातें हैं, क्योंकि उनका नया एक्सपीरियंस होने जा रहा होता है। तो पहले उनकी बात करते हैं, फिर उन लोगों की भी करेंगे। वेल जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जो फ्रेशर हैं, जो न्यूली अभी यूनिवर्सिटी से पास आउट एंड नाउ दे आर अप्लाइंग, तो उनमें एक थोड़ा सा एंजाइटी लेवल बहुत हाई होता है और वो बड़ा एंशियसली जॉब्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं एंड दे वांट टू गेट सिलेक्टेड ओवर एंड अबव, और कुछ भी हो जाए बस सेलेक्ट हो जाए। तो एक बड़ी कॉमन मिस्टेक वो करते हैं इंटरव्यूज में, एंड दैट इज द काइंड ऑफ that anxiety they showed up in the interviews. वो इंटरव्यूज में वो एंजाइटी बड़ा नजर आ जाती है। किस तरह से नजर आती है? When employer asks them to do something, वो उनसे कुछ कैटेगरीज पूछते हैं कि आप क्या ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो चाहे वो कर सकते हो या ना कर सकते हो, they agree on everything. जी। तो ये एक बड़ा important है while you're going for the interview, कि आपको बड़ा क्लियरली और बड़ा लॉयली बताना है कि क्या आपकी एक्सपर्टीज है एंड व्हाट वैल्यूज यू कैन ऐड टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आप बिफोर यू रिसीव इंटरव्यू कॉल, और जाने से एक दिन पहले आपका रिसर्च वर्क बहुत ज़रूरी है। यू शुड एटलीस्ट नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। आपका इंटरव्यू अगर एक दिन सुबह में लाइन अप है, सो एटलीस्ट नाइट बिफोर आपको एटलीस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। When it was established, किस तरह का काम था, कब किस तरह से ये कंपनी ग्रो की, एटलीस्ट try to know some famous faces उस इदारे से जो जुड़े हैं, उनके बारे में पढ़ें ज़रूर।
इदारा क्या काम करते हैं, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी ठीक है। सेकंड अच्छा चीज, तानिया, ये भी बताइए कि जो ड्रेसिंग होती है तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ड्रेसअप होकर जाएं, जिस तरह की आप जॉब करने जा रहे हैं उसकी मुनासबत से ड्रेसिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। जब आप ये चीजें सर्च करते हैं ना इदारे के कल्चर के बारे में और इदारे के बारे में, तो बहुत सारी वेबसाइट्स पे, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनकी पिक्चर्स मिल जाती हैं, उनके कल्चर की वो मिल जाती है। स्पेशली लिंक्डइन पे, इफ यू आर गोइंग टू मीट समवन XYZ नेम पर्सन, you can search them on LinkedIn, you can see their profile, you can see the kind of engagement that organization has. तो जब आपको वो पता होता है ना, अब आप बिल्कुल टाई और सूट में और पूरे 3-piece सूट में और टाई में अगर आप जाके किसी सॉफ्टवेयर हाउस पे इंटरव्यू दे रहे होंगे तो थोड़ा सा एक आपका जो है वो एक गैप आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग का, द बिटवीन द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट यू आर पोर्ट्रेइंग। Yes, your dressing should be formal, not casual कि आप बिल्कुल राउंड नेक टी-शर्ट्स में जाके इंटरव्यू दें। Either it's a software house or a multinational or FMCG or whatever. At least your semi-formal dressing is very important. कि आपने अगर टी-शर्ट में भी जा रहे हैं तो at least you should be wearing polos. You should be wearing smart straight pants, not वो कटी फटी वाली jeans पहन के नहीं जाए इंटरव्यूज पे। Just because the इदारे का कल्चर ऐसा है तो does not mean कि आप इंटरव्यू में भी इतने कैजुअल कपड़ों में जाएं। सही, बिल्कुल सही। ये आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि आप जहाँ अप्लाई कर रहे हो वो किस तरह का इंसान चाह रहे हैं। बिल्कुल, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए, उसका कल्चर देखते हुए ही आपको ड्रेसअप होने की ज़रूरत है। अच्छा तानिया, ये भी बताइए कि वो कौन सी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनको हम बहुत लाइट ले लेते हैं लेकिन कभी कभार वो ही हमारी रिजेक्शन का बायस बन जाती हैं। बिल्कुल, फर्स्ट लिसन देन रिस्पॉन्ड। हम बहुत जल्दी में जो इंटरव्यूअर होता है उसके सवाल पूरा होने से पहले जवाब देना चाहते हैं, तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जब तक आपको इंटरव्यू का सवाल समझ नहीं आएगा आप उसको जवाब बेहतरीन तरीके से नहीं दे पाएंगे। सो टेक अ पॉज, लिसन, और अगर समझ में नहीं आया उनका सवाल, आस्क देम अगेन। आस्क करना बेहतर है कि आप उसका गलत जवाब दें। और एक गलती हम बहुत करते हैं, अगर हमें कुछ नहीं पता और हम उसका जवाब नहीं दे सकते तो हम गलत जवाब देते हैं। We prefer to give wrong answers comparatively saying I'm sorry I don't know about it. बड़ा बेहतर होता है कि अगर हमें इंटरव्यू में पहले तो रिसर्च वर्क की होगी तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब आप खुद से देंगे। अगर सवाल का जवाब नहीं आता तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप उनसे एक्सक्यूज करें कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, और आई डोंट नो व्हाट, उसका गलत जवाब दें या कुछ ऐसी स्टोरीज। अच्छा तानिया, ये भी बताएं कि जो आपकी सीवी होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है और उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम सीवी में इतना सब कुछ भर लेते हैं कि जो इंटरव्यू करने वाला जब हमारी सीवी उठा के पूछता है तो हमें खुद ही याद नहीं होता कि हमने उसमें लिखा था, तो वो भी एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। तो किस तरह से, क्या शॉर्ट होनी चाहिए सीवी, और अगर जी, और जो आपने सीवी में लिखा है उस पर आपको पूरा कमांड हासिल होना चाहिए। बिल्कुल, आप सीवी, रिज्यूमे इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच कैन टेक यू टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरव्यू। अगर वो फर्स्ट स्टेप आपका, देखिए वो फर्स्ट स्टेप आपको फॉरन फीडबैक मिल जाता है जी। आई हैव हर्ड स्टूडेंट्स एंड अदर प्रोफेशनल आल्सो सेइंग दैट कोई कॉल नहीं आती, कोई कॉल नहीं आती, तो मैं उनको सिर्फ एक जवाब देती हूँ, रीविजिट योर रिज्यूमे। पहले आप जाके अपनी रिज्यूमे देखें, आपको कॉल नहीं आ रही तो वजह आपका रिज्यूमे, अगर कॉल आ रही है और फिर भी आप सेलेक्ट नहीं हो रहे तो वजह आपका इंटरव्यू है। सो रिज्यूमे इज द फर्स्ट स्टेप जो विच मेक पाथ फॉर यू। तो उसमें यूजुअली लोग लिखते हैं, जो नहीं भी किया होता वो भी लिख देते हैं, और फिर जब सवाल किया जाता है तो पता चलता है कि वो उनको नहीं आता। Exactly. हॉबीज लिखी होती हैं, लाइक ये बड़ा पुराना स्टैंडर्ड था सीवी का जिसमें हॉबीज लिखते थे, और हॉबीज में भी सब कुछ लिख देते हैं तो वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रैवलिंग, कुकिंग, मतलब जब तुम सब ये कर रहे होगे तो नौकरी पे कब काम करोगे। सो ये बड़ा एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और तीसरी बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट कि हमारी 6 पेजेस की सीवी बन जाती है, 3 पेजेस की सीवी बन जाती है, काम हमने 5 साल किया होता है बस जी। तो वो बहुत बैड इंप्रेशन होता है, बिकॉज इंटरव्यूज को बल्क्स ऑफ ईमेल्स और बल्क्स ऑफ सीवीज रिसीव हो रही होती है, थाउजेंड्स ऑफ सीवीज में से रिक्रूटमेंट चल रहा होता है। सो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि वो हर सीवी के 5-5, 6-6 पेजेस को पढ़े। मेरे ख्याल है जितनी प्रिसाइज और जितनी अप टू डेट आपकी लाइंस होंगी, वर्डिंग्स होंगी, वो ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है बजाय इसके कि आप पूरे पैराग्राफ लिखे। अच्छा तानिया, ये भी बताइएगा कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाएं तो हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए। कुछ लोग हद से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो जाते हैं या कुछ लोग बहुत ज़्यादा रूडनेस शो करते हैं एटीट्यूड दिखाने के लिए, तो वो दोनों चीज़ें गलत होती हैं। तो किस तरह का हमारा रवैया, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए?
आई थिंक बी योरसेल्फ। आप जिस तरह के इंसान है ना, अगर आप जी। अपने इंटरव्यू में भी उसी तरह के हैं तो ट्रस्ट मी आपको कोई चैलेंज फील नहीं होगा। अगर आप कुछ बनना चाह रहे हैं जस्ट टू इम्प्रेस द समवन, हाँ, इम्प्रेस समवन, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लॉ रह जाएगा। हाँ। अगर इफ यू आर हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन, कीप स्माइल ऑन योर फेस, डोंट लाफ टू मच, एंड इफ यू आर सीरियस काइंड ऑफ अ पर्सन हु रेयरली स्माइल, देन बी योरसेल्फ। हाँ, चीजों तो- को जितना जी। मॉडरेशन में लेके चलें तो उतना बेहतर है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, जो लोग हमें देख रहे हैं और उनका इंटरव्यू होने वाला है, उनको क्या सजेशंस देना चाहेंगी किन चीज़ों को, जैसा कि हमने अभी बात की, मज़ीद कोई ऐसी बात जो आप उनको कहना चाहें? देखिए, यहाँ पे हमारा बड़ा एक फेथ भी काउंट हो जाता है कि ईमान रखें कि अगर वो आपके नसीब में है तो आपको मिलेगा। डोंट गेट टू मच एक्साइटेड एंड डोंट गेट टू मच डिसहार्टेड। चीज़ें टाइम के साथ आती हैं। अगर इंटरव्यू में आप सेलेक्ट नहीं भी हुए तो दैट्स एन एक्सपीरियंस विच विल ऐड ऑन योर पोर्टफोलियो, नॉट ऑन योर रिज्यूमे कि आप रिज्यूमे पे लिख दे कि मेरे इतने इंटरव्यूज हुए हैं, बट दैट्स फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। हाँ। कि आपको वो इंटरव्यू ग्रो जरूर करता है, यू लर्न फ्रॉम दैट। हाँ, सो टेक इट एज अगर आपका एक इंटरव्यू में आप कामयाब नहीं भी हुए तो वो भी आपकी एक लर्निंग होती है, आपको एक्सपीरियंस होता है। वो गलती आप नेक्स्ट इंटरव्यू में रिपीट ना करें, और पॉजिटिव मेरे ख्याल है सोच रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती जाती हैं, रास्ते बनते जाते हैं। बहुत शुक्रिया तानिया जहांगीर हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस किए, आपके सामने शेयर करना चाहें कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं सबसे पहले आप पॉजिटिव सोच रखें, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग, उसके बाद जो है कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ की प्रिपरेशन करके जाएं कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, उसका कल्चर क्या है, उसी हवाले से जो है लिबास की तैयारी करें, सवालात को प्रिपेयर करके जाएं ताकि आप को रिजेक्ट ना किया जा सके। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। जी, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताबिश, हमारे रिपोर्टर। उनसे जानते हैं कि आज के भाव में क्या रेट्स चल रहे हैं फल सब्जियों और अंडे दाल मुर्गियों के हवाले से। जी ताबिश, हमें बताइएगा आज क्या रेट्स हैं मार्केट में? देखिए, जो भी रेट्स होते हैं चाहे वो आज हो या नॉर्मल डेज में, वो कमिश्नर कराची एक रेट लिस्ट जारी करते हैं, जिस रेट उस रेट लिस्ट के हिसाब से जो है नॉर्मली रेट कराची में नहीं दस्तयाब होते हैं। अगर हम फलों की बात करें तो फलों के जिस तरह के इस वक्त मौसमी फल हैं, चाहे वो अनार हो, चाहे वो सेब हो, चाहे वो केला हो या अंगूर हो, वो रेट आजकल उनके जो है किसको कहीं ज़्यादा मिल रहे हैं, कहीं कम। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इलाकों लोकेलिटी के हिसाब से कीमतें जो हैं इस वक्त। जैसे अगर हम केले की बात करते हैं तो केला जो है वो 80 रुपये दर्जन में मिल रहा है, और वहीं वो 50 रुपये दर्जन भी, और बाज़ औक़ात बाज़ जगहों पर वो 100 रुपये के 3 दर्जन केले भी जो है वो नॉर्मली मिल जाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें जिस तरह, लेकिन केला दर्जन जो है वो जो दर्जा अव्वल केला है, वो जो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट है उसमें वो 43 रुपये दर्जन है जो बाज़ार के भाव हैं। लेकिन वो वाज़े तौर पे कराची में जो अव्वल दर्जे का केला है वो 60 से 70 रुपये कम अज़ कम जो है वो दस्तयाब है। साथ साथ अगर हम अनार की बात करें तो अनार जो है वो नॉर्मली कराची में आप जाएँ ख़रीदने के लिए तो 100 रुपये से 200 रुपये के दरमियान मिलता है। लेकिन चूँकि जो अनार का जो अव्वल दर्जे का अनार है उसका जो रेट है कमिश्नर कराची का वो 113 रुपया है, लेकिन वाज़े तौर पर वो कम अज़ कम भी 150 या 200 रुपये दरमियान में अनार मिलता है। इस तरह सब्ज़ी के सेब है या अंगूर हैं, वो भी जो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट है उनसे जो है उनकी कीमतें ज़्यादा ही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताबिश, हमें अपडेट कर रहे थे कराची से फलों और सब्जियों रेट्स और टॉपिक शामिल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। और अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक और अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे, स्किन इश्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मूनसून का वेदर है और बारिशों का जब भी सीज़न आता है तो वेदर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नमी बढ़ जाती है, और इस नमी का जो असर होता है वो हमारी स्किन पर भी होता है, और इस वजह से स्किन रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होने लगते हैं। तो आपको बताएंगे कि इस मौसम में कौन कौन से स्किन इश्यूज़ होते हैं और किस तरह से आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नाजिया शकील ने, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाजिया, कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। आप कैसी हैं और मौसम को एंजॉय कर रही हैं? बिल्कुल ठीक। मौसम बहुत अच्छा है, कभी हल्की हल्की बारिश हो रही जी। थी लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन हाँ। जब बारिश हो रही थी थोड़ा सा बेहतर हो गया था। ठीक। अच्छा अच्छा डॉक्टर नाज़िया, जब भी मानसून का सीज़न आता है तो बारिशों के बाद हम देखते हैं बारिशों के सीज़न में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नमी। तो इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्किन इश्यूज़ क्या क्या हैं, पहले हम उन पे पहले जान लेते हैं, फिर उनके सोल्यूशन की तरफ बात करेंगे। देखो बात यह है कि जब जैसे ही आप बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा, जैसे तुमने कहा कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है और जी। गर्मी बढ़ जाती है। उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों को ऑब्वियसली एक्नी हो जाती है, क्योंकि गर्दो गुबार जो है वो भी बढ़ जाता है और इतना ज़्यादा स्वेटिंग होती है उनको कि एक्नी जो है वो फ्लेयर अप हो जाती है। सही। अच्छा तो जी। तो जो है उसकी वजह से हमें बहुत सारे पेशेंट्स आके बोल रहे होते हैं कि हमें जैसे मोटे मोटे दाने हो जाते हैं, या किसी को ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। तो ये जो है ये थोड़े से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं बहुत सारी लड़कियों को। दूसरा जो है एक और जो चीज़ हो जाती है वो ओपन पोर्स हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा। क्योंकि जो है वो स्किन जो है ये नॉर्मली पेशेंट्स क्या करते हैं कि जो भी जिस तरह के फेस वॉशेस आ रहे होते हैं वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं, या उस तरह के सिरम्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं ताकि कहीं से एक्ने उनकी ठीक हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए। तो उसकी वजह से उनके पोर्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको यही बता रहे होते हैं कि आप सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड वो फेस वॉशेस यूज़ करें ताकि जो है उनकी स्किन क्लीन रहे, ज़्यादा से ज़्यादा फेस वॉश करें और जो है उस तरह के जो डिफरेंट किस्म के सिरम्स लगाएं। अच्छा, एक और जो बहुत सिंपल सा टोटका है कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो तो आप नॉर्मल पानी के अंदर लेमन स्क्वीज करके आप उसको फ्रीज कर ले, ठीक है, आइस क्यूब्स में। अच्छा। और अगर आप दिन में 2 दफ़ा वही आइस क्यूब को आपकी फेस पे लगाएं तो एक तो उससे ठंडक होगी, दूसरा आपकी एक्नी भी सही होगी, और जो लेमन है वो सिट्रिक एसिड है तो वो आपकी स्किन को क्लीन भी करता है, लेकिन उसकी मिकदार बहुत कम होनी चाहिए और वो पानी के अंदर डिसॉल्वेंट की तरह यूज़ होना चाहिए और उस तरह उसका आइस क्यूब बनाए ताकि वो आपकी स्किन को हार्म ना करे, बेनिफिट करे। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लेमन पता चले लगा दिया और फिर स्किन छिल गई तो वो भी मसला हो जाता है। लेमन जो है वो उसको पानी के अंदर, हाँ, अच्छा डॉक्टर नाज़िया ये भी उसको आइस क्यूब बना दी। जी डॉक्टर नाज़िया ये भी बताइए कि रेनी सीजन में कहते हैं जो फंगल इन्फेक्शंस हैं वो भी बढ़ जाते हैं, जैसे ईचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिन लोगों को ऑलरेडी जिन लोगों की हिस्ट्री रही होती है जैसे एक्जिमा है या सोराइसिस है तो वो भी फ्लेयर अप कर जाता है, तो वो लोग इस मौसम में अपना ख्याल कैसे रखें, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स उनको लेने चाहिए? देखिए बात यह है कि जब फंगस होता है तो एक तो पहले तो डायग्नोसिस है, ऑब्वियसली पेशेंट्स जब आ रहे होते हैं तो हम बताते हैं उनको, पहले ही हम उनको बताते हैं कि देखिए आपने दिन में 2 दफ़ा शावर लेना है और अपनी स्किन को जितना हो सके उतना ड्राई रखें। जी। अगर बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है तो आप जाके उसको टिश्यू से क्लीन करें कि जो है वो बहुत ज़्यादा वो नमी ना रहे, क्योंकि जितनी ज़्यादा नमी रहती है फंगस उतना फ्लेयर अप होता है। दूसरा, अगर एक्जिमा है या सोराइसिस होता है उसके लिए तो हम मॉइस्चराइजिंग लोशंस दे रहे होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो ड्राई हो जाता है। तो एक्जिमा इतना फ्लेयर अप नहीं होता कंपैरेटिवली, फंगस और एक्नी ज़्यादा फ्लेयर अप होती है इस सीज़न में। और जो ज़्यादा गर्मी वाला सीज़न होता है जैसे अप्रैल मई जून, ये जो सीज़न होता है इसमें ज़्यादातर जो है वो एक्जिमा और ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन जो ये जो मानसून का सीज़न होता है इसमें फंगस और एक्नी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो फंगल इन्फेक्शंस हैं, ये अगर ये जो आपके मेकअप ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे आपका ब्रशेस हो गए या आपका स्पंजेस हो गए और भी जैसे ब्रशेस, हेयर ब्रश, तो इनसे भी ये स्प्रेड होता है एक दूसरे का? हम अक्सर इस्तेमाल कर लेते हैं। बेसिकली अगर आपके फेस पे फंगस है, अगर बॉडी पे फंगस है तो कोई इशू नहीं है, तो आप क्लोथ्स ऑब्वियसली शेयर नहीं करें या टॉवल शेयर नहीं करें या सोप शेयर नहीं करें। लेकिन अगर फेस पे है तो हम ज़रूर बोलते हैं कि जी प्लीज़ आप डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ करें। और अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपना मेकअप यूज़ करें, सिर्फ अपना, किसी का शेयर ना करें, किसी से आप वो ना करें। और जो है अपना मेकअप किट अगर कहीं लेके जाना है तो आप अपना मेकअप किट आप लेके जाएं वहाँ।
अच्छा, एक बिल्कुल और face पे सवाल यही डॉक्टर होता है। नाजिया के क्योंकि बारिश के मौसम में धूप नहीं होती और बादल दिखाई दे रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें सन जो क्रीम है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सन ब्लॉक के हवाले से क्या कहेंगी, वो किस लगाना चाहिए, और अगर लगाना नहीं चाहिए तो नहीं, कितना बिल्कुल SPF होना चाहिए? जी जी, बिल्कुल ये एक मिथ है जो लोगों के दिमाग में होती है कि जी अगर सर्दियाँ है या मानसून है जिसमें धूप नहीं आ रही, हमारे जो सूरज में यूवीए और यूवीबी रेज होती हैं और उन रेज का वो कोई उसको उसको वो बंद नहीं हो जाती। अगर अगर सूरज की तपिश ज़्यादा नहीं है तो भी वो रेज तो आपकी स्किन को डैमेज कर ही रही हैं। तो हम पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि जी आपने किसी भी हाल में आपने सनब्लॉक तो लगाना ही लगाना है, सही, चाहे वेदर कुछ भी हो, चाहे वो जो है वो सर्दी हो या गर्मी हो। इनफैक्ट जब हमारे पास विंटर सीजन में पेशेंट्स आ रहे हो तो ये कहते हैं अभी तो विंटर है, अभी हम क्यों लगाएं सनब्लॉक। फिर उनको ये बात समझानी पड़ती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। आप यूवीए और यूवीबी रेज दोनों वो तो आपको सर्दी में भी इफेक्ट कर रही है, बस उसकी तपिश नहीं लग रही आपको, आपको वो इतनी इंटेंसिटी की हीट नहीं लग रही, लेकिन आपको लग तो रही है और आपकी स्किन को अफेक्ट तो कर ही रही है। तो प्लीज आप जरूर सनब्लॉक यूज करें। और SPF देखें, SPF डिपेंड करता है, ये होता है कि जैसे 40 है तो 4 आवर्स रह रहा है, 60 है तो 6 आवर्स रह रहा है, लेकिन मैक्सिमम 6 आवर्स तक ही वो वैलिड रहता है आपकी स्किन पे। अब आपने क्या करना है कि अगर आपने सुबह एक दफा सनब्लॉक लगा लिया तो दोबारा दोपहर को 1-2 बजे के टाइम पे आप दोबारा अप्लाई करें। सही, हाँ दोबारा एक दफा आप लगा लें। अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर नाजिया, एक्नी की अगर बात की जाए तो एक्नी के बहुत सारे आजकल ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिसमें लेज़र भी है, तो उस हवाले से हमें बताइए कि क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, क्योंकि एक्नी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा लड़कों को भी और लड़कियों को भी फेस करना पड़ता है, स्पेशली वो जब वो अपनी टीन एज में होते हैं। देखो एक्नी को ट्रीट करने के लिए हमारे पास मेडिसिन हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह डायग्नोज करते हैं, कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है। सिवियर है तो हम उसको रेटिनॉइड्स पे डालते हैं, अगर माइल्ड है तो नॉर्मल हम एंटीबायोटिक्स और क्रीम्स पे डालते हैं और उसको ये बताते हैं, ऑब्वियसली एडवाइस करते हैं कि वो फेस वॉशेस बहुत ज़्यादा यूज़ करें, दिन में 3 दफ़ा यूज़ करें, ताकि जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रहेगा फेस उतनी एक्नी बेहतर होगी, ठीक है। अच्छा, फिर एक्नी का मसला ये होता है कि जब एक्नी ठीक हो जाती है तो एक्नी की स्कार्स रह जाते हैं। स्कार्स के लिए फिर अलग ट्रीटमेंट्स होती हैं, फिर उसके लिए लेजर्स हैं, उसके लिए RF नीडलिंग है, उसके लिए CO2 लेजर है, उसके लिए रीसरफेसिंग फ्रैक्शनल लेजर्स हैं, उसके लिए डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन नॉर्मली एक्नी को ट्रीट करने के लिए हम मेडिसिन से ही ट्रीट करते हैं, उसको हम लेजर से ट्रीट करना इट्स सेंसलेस, लाइक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। अच्छा डॉक्टर नाजिया, जिन लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम रहती है तो कहते हैं वो जेल टाइप फेस वॉश या फोमिंग फेस वॉश यूज़ करें, क्योंकि क्रीमी फेस वॉश और ज़्यादा उसको बढ़ाता है, ऑयल को बढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात सही है। देखो बात यह है कि हाँ बिल्कुल यही है कि अगर फेस वॉश हम नॉर्मल वाला यूज करेंगे जो नॉर्मल मार्केट में मिलता है, अगर वो एक्नी बेस्ड है ही नहीं, ऑयली स्किन के लिए है ही नहीं, एक्नी प्रोन स्किन के लिए है ही नहीं। अब एक्नी प्रोन स्किन के लिए मैंने अभी भी बताया कि सैलिसाइलिक एसिड बेस फेस वॉशेस होते हैं। सैलिसाइलिक क्या करता है, आपकी स्किन को ड्राई करता है और एक्नी को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। तो आपको उस तरह के फेस वॉशेस करने हैं तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास जाना है, आप ओवर द काउंटर तो उठा नहीं सकते। आपको तो पता ही नहीं होगा कि उसके अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट है जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो ये होता है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाजिया, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच। चलते हैं एक ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद एक और मौजू शामिल गुफ्तगू करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते हैं सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। नाज़रीन, अगर आप लोगों के घरों में बुज़ुर्ग अफराद हैं, उनका साया आप लोगों के सरों पर सलामत है, तो यकीन जानें कि आप इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसानों में से एक हैं, क्योंकि बुज़ुर्गों का होना, बड़ों का होना किसी नेमत से कम नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं आपको बनाने में, आपको पढ़ाने में, आपकी तरबियत में, और एक मुल्क की तरक्की में इनका एक बड़ा हाथ होता है। और बुज़ुर्ग अफराद की मैं आज इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बुज़ुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस
दिन को मनाने का मकसद ये है कि जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनकी जो भी ज़रूरियात हैं, उनके जो मसाइल हैं और उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उसके हवाले से माशरे में जो लोग हैं उनको आगाही फराहम करना है। क्योंकि बात की जाए अगर उनकी क्योंकि वो ऐसे हिस्से में हैं उम्र के 60 साल या उससे ज़ायद जब उन्हें तवज्जो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उम्र के इसी हिस्से में उनको सबसे ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है। तो इस हवाले से आज बात करेंगे ये क्यों, इसकी वजूहात क्या हैं और किस तरीके अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रख सकते हैं, उन्हें ये एहसास दिला सकते हैं कि वो कितना कीमती है हमारे लिए। हमें ज्वाइन किया है एडवीना एडविन ने, जो कि ब्रांच हेड है दारुल सुकून की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं एडवीना? ज़हरा, कैसी हैं आप? मैं खैरियत से हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बुलाने का। मैं दारुल सुकून से ताल्लुक़ रखती हूँ। दारुल सुकून ओल्ड एज होम, हमारे पास इसी उम्र के 60 से ज़्यादा 55-60 की उम्र में जो है वो मोस्टली जो है वो पेरेंट्स हमें जो है बोझ लगने लग जाते हैं। तो ये है कि जैसे ही बालों की सफ़ेदी आती है तो थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, सोसाइटी में भी, घरों में भी। तो बहुत शुक्रिया बुलाने का, हम ज़रूर इस पे बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा एडवीना, अगर हम बात करें अपने सोसाइटी की, माशरे की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोसाइटी में बुज़ुर्गों का एहतराम बाकी है अभी भी, और हमारे दीन में भी यही है और हमें सिखाया भी यही जाता है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट। वहाँ पर देखें तो एक सर्टेन एज के बाद आपको ओल्ड एज होम में दाखिल कर देते हैं, माँ बाप सेपरेट होते हैं। हमारे अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो ये एक अच्छी बात है। क्या जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा कल्चर है, उस हवाले से आप क्या कहती हैं? अभी कुछ चंद एक जो ओल्ड एज होम बना दिए गए हैं, तो ये इसको आप किस तरह देखती हैं? ये अच्छाई है, या क्योंकि एक तो ये पर्सपेक्टिव है इसका कि वो बच्चे जो अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं वो लोग जाके दाखिल करा देते हैं। दूसरा, ऐसे भी लोग हैं जिनकी कोई औलाद नहीं होती, पूछने वाला नहीं होता, तो उनके लिए एक अच्छी चीज़ है। क्या कहेंगे इस हवाले से? ज़हरा, देखें, हमारे सोसाइटी में जो है वो सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो अपने बच्चों को हमारे पास रखवा जाते हैं या ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। हमारी सोसाइटी का, हमारे माशरे का इस वक्त जो मसला आ चुका है, वो पेरेंट्स खुद अपने आप को ये रियलाइज़ करते हैं दैट वो बोझ बन चुके हैं अपने बच्चों पे। अच्छा। तो हमारे पास आप यकीन करें मोस्टली एक बुज़ुर्ग खातून या बुज़ुर्ग हज़रत आते हैं और हमें कहते हैं कि हमें आपके पास रहना है, हमें यहाँ दाखिला देते हैं। हम उनसे पूछते हैं जी आपके रिलेटिव्स कहाँ हैं, आपके बच्चे होंगे। सो दे आर लाइक वो खुद अपने अंदर एक बोझ, उनको घर में ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जिसकी वजह से वो अपने आप को थोड़ा सा प्रेशर में फील करते हैं एंड दे केम टू अस। बट सर्टेन जैसे इस तरह से आते हैं लोग, उसी तरह से कुछ लोग खुद भी लेके आ जाते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने जिनके शादी नहीं होती, वो एज हो जाती है, एक सर्टेन एज पीरियड तक जो है उनको फैमिलीज रखती हैं, रिलेटिव सपोर्ट करते हैं। बट ड्यू टू लाइक ऑब्वियसली अब ब्लड रिलेशन नहीं है तो दे कांट कीप देम देयर सेल्फ। एग्जैक्टली। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह के लोग बहुत सारे मौजूद होते हैं और डेली बेसिस पे, बिलीव मी, डेली बेसिस पे हमारे पास एक से ज़्यादा की तादाद में जो है वो ओल्ड एज पीपल जो है वो आ रहे होते हैं। अच्छा एडवीना, अगर मैं जानना चाहूँ कि आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं, क्यों इसमें इजाफा हो रहा है कि ओल्ड एज होम में लोग जा रहे हैं, या तो बच्चे उनको लेके जा रहे हैं या वो खुद आ रहे हैं? जैसे आपने कहा कि वो घर वालों के सलूक से या मायूस हो जाते हैं और अपने आप को बोझ समझने लगते हैं, तो ऐसा क्यों है? वजूहात क्या हैं इसकी? ज़रा आई थिंक ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, इसका और भी कोई चीज़ें हो सकती हैं। व्हाट आई थिंक इज़ इकोनॉमिकली भी आजकल हमारे जो हालात हैं ना, उन बेसिस पे भी देखें, अगर बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको कहीं और रखवा देंगे। वो अब बेटा है, वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों का खर्चा उठा रहा है, तो उसके लिए लाइक एक कंडीशन, यू नो, ड्यू टू दिस सर्टेन एज हमारे पास जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं। दे सफ़र फ्रॉम डायमेंशिया, फ्रॉम अल्जाइमर्स, उनको भूलने की बीमारियां हो जाती हैं, वो एक बात को बार बार करते हैं। दैट इज़ द मेन कॉज कि घर वाले तंग आ जाते हैं उनसे। सो इसको डील करना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बट वी एज अ सोसाइटी वी आर मोस्ट बिजी पीपल राइट नाउ। हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, हमारा वर्क स्केड्यूल है, हमारे बच्चों के स्कूल्स हैं, हमारा सब कुछ है। इसमें हम कहीं ना कहीं अपनी जो 60+ कम्युनिटी है उसको हम साइड पे छोड़ देते हैं एंड देन
वो अपने आप को दे वेंट टू लोनली फील करते हैं एंड दे वेंट टू डिमेंशिया। तो वो उस तरह से अपने आप को अकेला फील करने लग जाते हैं और हम भी इसी तरह उनको देखने लग जाते हैं कि ये एक बात बार बार करते हैं एंड ही इज़ नॉट यूजफुल फॉर आवर फैमिली। तो इस तरह से ये इस तरह। अच्छा एडवीना, आप क्या समझती हैं कि हम लोग क्यों टाइम नहीं दे पाते, क्यों हमारे लिए अपने वालिदैन के लिए टाइम नहीं है, जिनकी वजह से आज हम हैं, जो हमें इस दुनिया में लाए, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया खिलाया, हमारी तरबियत की और जिस मकाम पर आज हम पहुँचे हैं उन्हीं की वजह से। और मेरे ख्याल है कुछ आटे में नमक के बराबर लोग हैं, क्योंकि अभी भी बहुत एहतराम है, हम बड़े बुज़ुर्गों का अपने एहतराम करते हैं और उनका होना हमारे लिए एक नेमत है। तो ये जो चंद लोग हैं ये क्यों ऐसा हो गया है कि उनके पास टाइम नहीं है और वो इतने बिज़ी हो गए हैं लाइफ में? ज़हरा, आपको मैं एक रीसेंट केस ही बता देती हूँ जी। द होल फैमिली डज़ नॉट वांट कि उनका बाप या उनकी माँ जाके किसी ओल्ड एज होम में रहें। हाँ। बेटा है वो रखना नहीं चाह रहा है, बेटियां हैं दे वांट देयर पेरेंट्स, वो चाहती हैं कि ये ऐसा इनके साथ ना हो, बट वो बिल्कुल उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज दे आर मैरिड, दे आर लिविंग विद देयर इन लॉज एंड दे कांट कीप देयर। अब एक फादर भी जो है वो जाके अपनी बेटी के घर में नहीं रहता। ये हमारे माशरे में थोड़ी सी एक बाप जो होता है उसकी इज्जत और उसकी थोड़ा सा रिस्पेक्ट पे इशू आता है। तो बेटा रखना नहीं चाह रहा है, बेटियां बहुत मजबूर हैं। अच्छा, तो वी कांट ब्लेम द होल। देखते हैं कि बेटियां जो होती हैं वो माँ बाप का ज़्यादा ख्याल रखती हैं, चाहे वो किसी भी एज के हिस्से में हो, लेकिन मजबूरी होती है, ज़ाहिर है वो भी किसी और के घर पे, किसी और के तो नहीं, शौहर के घर पे होती हैं, लेकिन उनके माँ बाप का इन्फ्लुएंस होता है। तो आपके पास जब ऐसे पेरेंट्स आते हैं तो वो किस तरह से फील करते हैं, इमोशनली डैमेज होते हैं, और किस तरह से फिर वो जो साथ मिलते हैं तो बहुत सारे लोग उनके साथ होते हैं, तो उनकी सेहत पे और जो उनके इमोशनली इतनी बुरी तरह से जो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो फ़र्क आता है? किस तरह से आप उनको देखती हैं? ज़हरा, दारुल सुकून में हम जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं इस वक्त, मैं उसका थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास जिस तरह के लोग आते हैं एंड दे आर सफरिंग फ्राम अ लॉट ऑफ हर्ट और वो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस में से आ रहे होते हैं, हमारे पास इनके लिए माइंड डाइवर्जन एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे पास रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, थेरेपिस्ट होते हैं जो कि इनको एक हम रूटीन में सेट करते हैं, सो दे स्लाइटली स्टार्टिंग फील बेटर। तो काउंसलिंग इनकी हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं इनके वहाँ पर। और ज़्यादा हमारे पास जब ग्रुप्स बैठते हैं ना इस तरह की एज के, तो दे लाइक कीप टेलिंग देयर स्टोरीज, तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल कि आप अपनी जब स्टोरीज शेयर करते हो ना किसी के साथ, क्योंकि वहाँ आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो वो आपकी इंगेजमेंट जब होती है दूसरे की, तो आप बेहतर फील करते हैं। बहुत शुक्रिया एडवीना आपका, बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से जो हमारे माशरे का सरमाया हैं और उन लोग करती रहें। यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके जो भी वालिदैन हैं, जो भी बुज़ुर्ग हैं, उनका एहतराम करें और उनको ऐसा समझें, क्योंकि आज अगर आप हैं तो उनकी वजह से हैं, और अगर आप अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे तो कल को आपके बच्चे भी आपकी खिदमत करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल फिर मुलाकात होगी एक कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट और सिटी एट 10 की टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।